अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है? सबको आवाज आ रही है क्लियर? अच्छा, आज की क्लास जो है हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। जो बच्चे डेमो मांग रहे थे, लिंक थोड़ा मैंने लेट जो है शेयर किया। और आप लोगों की आज की क्लास जो है डेमो क्लास भी हो जाएगी और फर्स्ट क्लास भी हो जाएगी उन बच्चों के लिए जो रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता तो ये क्लास जो है ये पीएमएस का हमने सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं पीएमएस के। उसका जो जीके का सब्जेक्ट है उसकी क्लास है ये, ठीक है। जीके में आपके 10 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जीके जो है आपको वो वाला करवाया जाएगा। असल में पीएमएस में जो है लिमिटेड सा जीके है, लेकिन जो बच्चे हैं वो मल्टीपल पेपर्स दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अब उन्होंने इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई किया है, लेबर इंस्पेक्टर हो गया, लेबर ऑफिसर हो गया, डिफरेंट पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है। तो वो हम वो वाला जीके करवा रहे हैं जो ओवरऑल जीके है, जो कि ना सिर्फ पीएमएस का जीके है, ठीक है। इसमें आपके जितने भी वन पेपर एग्जाम्स हैं जो पीपीएससी एफपीएससी की तरफ से होते हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। सेशन जो है हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो 1 वीक है इसको ओपन रखें उन बच्चों के लिए जो अभी थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड नहीं है ऑनलाइन एकेडमीज को लेकर, क्लासेस को लेकर। उनको डाउट होता है कि आया क्लासेस में किस तरह से चीज़ों को करवाया जाता है, उनको समझ आता है या नहीं आता है। तो सर जो है अभी क्लास आप लोगों की कंटिन्यू करेंगे। जो आपका जीके का सब्जेक्ट है ना, वो सर नबील और सर शाहवेज ये दोनों पढ़ाएंगे। बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं पीएमएस के कंपलसरी के, जिन बच्चों को नहीं पता वो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देंगे, तो मैं उनके साथ तमाम डिटेल्स शेयर कर दूंगी उसको लेकर। बाकी जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको अगर किसी किस्म का कोई भी इशू होता है तो वो आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे। अगर मैं व्हाट्सएप पे जो है लेट रिप्लाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो आप लोग मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको जो है ना जो भी इशू होगा उसको देख लूंगी। टेस्ट इंशाल्लाह आज की क्लास का जो है टेस्ट का मैं आपको बता दूं, कल दोपहर 12 बजे शेयर किया जाएगा। आप लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, अपने रिजल्ट शेयर करने हैं लाजमी। अच्छा, जीके का जो आपका टेस्ट होगा वो गूगल फॉर्म पे होगा। जो बाकी आपके टेस्ट हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, वो रिटर्न फॉर्म में होंगे। उसका प्रॉपर एक प्रोसेस होगा। आपने उसको मतलब अटेम्प्ट करके रजिस्टर पे अपने जिस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करते हो उसकी पिक्चर बनाकर कैम स्कैनर से उसका पीडीएफ बनाकर वो शेयर करना है, फिर वो आपको चेक करके रिटर्न किया जाएगा। वो मैं आप लोगों को अलग से समझाती हूँ, ठीक है। सर हमजा की क्लास में समझाऊंगी क्योंकि उनका ये काम है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका ये जीके वाला डेली बेसिस पे टेस्ट होगा ये गूगल फॉर्म पे होगा। बाकी से आप स्टार्ट करवा दें फिर क्लास। आप इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं व्हाट्सएप के उनमें भी शेयर करें और फेसबुक पे भी सबके साथ शेयर करें। लिंक आपको मैं क्लास का शेयर कर दूंगी लेक्चर के बाद। सर आप हैं क्लास में? तो स्टार्ट करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आवाज बता दीजिएगा, आप सबको क्लियर आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है आप सबको। अच्छा, मेरे यहाँ पे पुराने स्टूडेंट कितने हैं इनमें से जो पहले मेरे पास पढ़ चुके हैं? ऑलमोस्ट 7-8 तो स्टूडेंट होंगे जो पुराने पहले जिन्होंने मेरा सेशन लिया हुआ है। अच्छा चलें, मैं कुछ पहले आपको ना कुछ बेसिक चीजें बता दूं अपने रिलेटेड, जो जिनके बारे में आप लोगों ने ना थोड़ा सा उसमें ये है कि ड्यूरिंग क्लास आपने कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। जब क्लास एंड होगी या जब लेक्चर एंड होगा तो आपको इंशाल्लाह हर क्लास में 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट में दिया करूंगा। आप जो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप ना उस टाइम में मुझसे ना पूछ सकते हैं। आपने करना ऐसे है कि जब भी लेक्चर ले रहे हो, आपकी जो कोई भी क्यूरी हो आपने वो अलहदा से साइड पे पेज पे लिख लेनी है कि यहाँ से मुझे ये बात क्लियर नहीं है, ये बात मैंने बाद में सर से पूछनी है। तो ये आपने ना लाजमी एहतियात बरतनी है, ड्यूरिंग क्लास आपने डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी। ये बस एक तरह से ना इसका बेसिक रूल ही समझ लें आप।
इस एकेडमी का समझ लें या अपने टीचर का समझ लें, जैसा भी आप समझ लें, ये आपने ना लाजमी करना। ड्यूरिंग क्लास आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, जो कोई आपकी क्यूरीज हो आपने वो लिख लेनी है अलहदा से पेज पे। क्लास के एंड पे आपको 10 से 15 मिनट दूंगा, आप उसमें ना मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो हमारा ये सेशन है जीके का, इसमें मैं आपको जीके करवाऊंगा। अब जीके में बेसिकली 10 सब्जेक्ट आते हैं। अगर इंग्लिश को साथ मिला लें तो 11 सब्जेक्ट बन जाएंगे, जो वन पेपर का पूरा सिलेबस बन जाएगा। इसमें से जीके मैं आपको करवाऊंगा, 10 सब्जेक्ट आपको मैं करवाऊंगा, और जो एक सब्जेक्ट इंग्लिश है वो आपको सर जावेद साहब करवाएंगे। अब रही बात जीके की, या ओवरऑल मैं वन पेपर की बात करूं, तो लफ्ज जीके जो है ये हम लोगों ने इसको सम अप करके पूरे पेपर को जीके बना दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जीके ओवरऑल 10 सब्जेक्ट का सम अप है। इंग्लिश को निकाल के 10 सब्जेक्ट का सम अप है, जिसमें पाक स्टडी, इंडो पाक, सॉरी, इस्लामिक स्टडी, ज्योग्राफी, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। जीके जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है जीके, उसमें जस्ट कोई 6 से 7 टॉपिक बनते हैं जो ओरिजिनल जीके है, या जो ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ जुड़ नहीं सकते। तो अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ाऊंगा। आपके टोटल लेक्चर बनेंगे, 100 प्लस लेक्चर बनेंगे आपके टोटल इस पूरे जीके के सेशन के। अब उसमें ये आप पे है कि इन मंथ में आप कितना मतलब गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका सेशन जो हमारे पास ड्यूरेशन है, मैम ड्यूरेशन कितनी बताई है आपने? सर 3 मंथ्स। जी, 3 मंथ्स की ड्यूरेशन है। जी के तो हमने थ्री मंथ्स की ड्यूरेशन के हिसाब से, जी 3 मंथ्स की ड्यूरेशन के हिसाब से आपके जो लेक्चर बनते हैं वो 90 भी नहीं बनते, क्योंकि संडे 2 दिन क्लास, 5 दिन क्लास होगी ना मैम, या 6 दिन होगी? सर 6 दिन क्लास होगी और जीके हमने 2 मंथ्स में करवाना है। हाँ बिल्कुल सही बात। जीके हमने 2 मंथ में करवाना है, तो वो 60 लेक्चर बनते हैं इस हिसाब से, लेकिन 60 भी नहीं बनते। 4 संडे, 8 संडे निकाल दें आप, 9 संडे निकाल दें, तो पीछे 50 क्लासेस आपकी बनेंगी। तो इसको कवर करने का फिर ये होगा कि कभी कभी हम एक दिन में 2 या 3 लेक्चर भी रखा करेंगे। तो आपने फिलहाल जो ये जो 2 मंथ है ना, ये आपने ऐसे करना है कि फोकस ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स बनाने पे रखना है। और नोट्स बनाने के लिए आप ऐसे करें कि ना, वो कॉपी पेज वाला सिस्टम नहीं रखना आपने। पेज खरीदें बाजार से अलहदा, उन पेजेस पे बनाएं, और वो जो अलग अलग पेजेस होते हैं ना, उन पे नोट्स बनाने और सब्जेक्ट वाइज बनाने हैं। मैं आपको बताता रहूंगा कि आपने कैसे सब्जेक्ट वाइज ना नोट्स बनाने, वो मैं आपको तरीका सारा बताता रहूंगा। कॉपी पेज वाला वो पुराना ट्रेंड है, वो खत्म कर दें अब, और पेजेस लेने हैं बाजार से, वहां से आपने लिखना है। चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेक्चर होगा एस्ट्रोनॉमी पे। पहला लेक्चर होगा जी एस्ट्रोनॉमी पे। एस्ट्रोनॉमी पे एक तरह से ये कि ये कायनात कैसे बनी है, इसमें ये सूरज, चांद, सितारे, पानी, जमीन, ये सब कुछ कैसे बना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको ना बेसिक टर्म्स समझा दूं, कि बेसिक टर्म्स जो ज्यादा इस्तेमाल होंगी। सबसे पहली बेसिक टर्म बनती है जी नोमैड्स। उसके बाद है जी सिविलाइजेशन। उसके बाद है जी किंगडम। उसके बाद है एम्पायर, रिपब्लिक, डायनेस्टी या डिनास्टी भी इसे कहते हैं। उसके बाद है डोमिनियन स्टेटस, जो हमने गिलगित बल्तिस्तान को दिया हुआ है। ठीक है जी। अब ये होते क्या कि ये बेसिक टर्म है, ये आपकी जीके में पेपर में लाजमी बार बार रिपीट होते हैं, इंटरव्यू में रिपीट होते हैं, क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। तो इनका आपको ना बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। नोमैड, सबसे पहले ये जब दुनिया बनी थी तो दुनिया में किसी का भी कोई घर नहीं होता था, नोमैड। तो इसे हम कहते हैं जिनका कोई घर ना हो, नो होम, या सिंपल लिखें आप इनको, नो होम, जिनका कोई घर ना हो, उन्हें हम कहते हैं नोमैड्स। जिनका कोई घर ना, उर्दू में भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। वॉइस नहीं आ रही? सर आवाज क्लियर चेक है? करें। जी मैम। आवाज क्लियर है, मैं इनको टेक्स्ट में बता देती हूँ कैसे कनेक्ट करनी है। आवाज क्लियर है?
जी जी। सानिया, आपकी तरफ कोई मसला होगा आप चेक करें अपनी ना, बाकी सबको क्लियर है आवाज? ठीक है। अच्छा, नोमैड्स जिसका कोई घर ना हो तो वो होते हैं जी नोमैड्स। आजकल ये आप देखते हैं ना, पुराने दौर में, आजकल तो नहीं है, पुराने दौर में लोग ऐसे होते थे कि वो गधों पे रेडियो पे अपना सामान लाद के ना इधर उधर जा रहे होते थे, तो उनका कोई घर नहीं होता था, जहाँ पे दिल करता था डेरे डाल लेते थे अपने। वो उन्हें कहते हैं जी नोमैड। हमारे पंजाबी में तो उन्हें ना वो चंगड़ भी कहते हैं। पंजाबी में अक्सर ना आपने सुना होगा, अगर कोई पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप। अच्छा, आ जाए जी अब सिविलाइजेशन की तरफ से। सिविलाइजेशन में ऐसे है कि जब लोग इकट्ठे मिलजुल के रहने लग गए ना, एक बस्ती बना ली, गांव बना लिया, शहर बना लिया, तो उसे हम कह देते हैं सिविलाइजेशन। जहां पे लोग इकट्ठे मिलजुल के रहना शुरू कर दें। इसको लिखें, पीपल लिविंग टुगेदर। पीपल लिविंग टुगेदर फॉर्म कल्चरल फॉर्म। वो आगे लिख लीजिएगा, चले मैं लिख देता हूँ। फॉर्म कल्चरल, फॉर्म कल्चर लिख ले सिंपल बस। जब लोग इकट्ठे मिलजुल के रहना शुरू कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं जी, एक कल्चर बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब किंगडम। अब लोग तो इकट्ठे मिलजुल के रहना शुरू कर, अब भी आपकी तरफ को आवाज का मसला है, बाकी सब की तरफ ठीक है। जी जी, खाना बदोश हाफिज रुमान साहब से कह रहे हैं आप। मैम ये चेक कीजिएगा, ये एक स्टूडेंट है, इनका मसला चल रहा है, या इन्हें फिर इंडिविजुअल मैसेज करके बता दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएंगे किंगडम की तरफ, कि किंगडम क्या होती है, ये लिख लिया होगा, ये साथ साथ नोट करते आइएगा ना। अच्छा, अब किंगडम क्या, अब लोग जब मिलजुल के इकट्ठा रहना तो उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन अब लाजमी बात है कि वहां का कोई कोई ना कोई बड़ा तो बनाना पड़ेगा उन्हें, कि जो उनको समझा सके आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, या जिसकी वो सब मानते हो। अब अगर वो जिस जिस तरह घर में कोई बड़ा ना हो ना, तो उस घर का निजाम नहीं चल रहा होता। इसी तरह किंगडम भी एक ऐसी फॉर्म बनाई गई है, रूल ऑन सम एथनिसिटी, रूल ऑन एथनिसिटी इन डिफाइंड रीजन। एक रीजन डिफाइंड कर दिया। अब लोग इकट्ठे मिलजुल के रहने, इस तरह तो पूरी दुनिया है, वो तो एक पूरी दुनिया सिविलाइजेशन बन गई। अब हर तरह की जो सिविलाइजेशन है वो अलग अलग है। वाइल रिटर्न आवाज क्लियर नहीं आएगी क्या यार? ठीक है। अच्छा, रूल ऑन सम एथनिसिटी इन डिफाइंड रीजन, कोई एक अलग-अलग इलाके आपने चुन लिए और वहां पे आप लोगों ने अपने तरीके से रूल करना शुरू कर दिया। अब अगर इसकी मैं आपको बड़ी एग्जांपल दूं तो वो है जी KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अब देखें, अरब पूरे की बात करें ना, तो अरब पूरे में जो कंट्री आती हैं वो 7 कंट्रीज आती हैं जो पूरा अरब है। या इसी तरह अगर मैं सिंपल लफ्ज लूं, अरेबियन पेनिनसुला, तो वहां पे 7 कंट्रीज आती हैं जो अरब है, जहां पे सिर्फ अरब के लोग रहते हैं। लेकिन अब सऊदी अरब ने क्या किया कि सऊदी अरब ने अपना इलाका डिफाइंड कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दे दिया जी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अब साउथ क्या था, ये साउथ था यहाँ का बादशाह, इस मुल्क को बनाने वाला। ठीक है, ये इसकी बड़ी एग्जांपल है, रूल ऑन सम एथनिसिटी इन डिफाइंड रीजन, कि एक रीजन है वो डिफाइंड कर दिया गया और उसमें जो रूल है वो अपने तरीके से आप लोगों ने करना है, ये होती है जी किंगडम। ठीक है। अच्छा, अब ये लिख लिया, ये लिख लीजिएगा साथ साथ। अब आ जाएंगे इंपायर की तरफ। ये एग्जांपल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की लाजमी लिखिएगा। KSA एब्रीवेशन भी अक्सर पूछ लेते हैं कि KSA स्टैंड फॉर व्हाट, स्टैंड फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अच्छा, अब आ जाइए इंपायर की तरफ। इंपायर क्या होता है कि एक पूरा का पूरा इलाका जिस पे सिर्फ एक बंदा हुकूमत कर रहा हो, जहां पे जो ऑर्डर चलता हो वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का चलता हो, उसे आप कहते हैं जी इंपायर। एरिया विच इज रूल्ड बाय वन एंड ओनली वन पर्सन। ऐसा इलाका जहां पे सिर्फ एक बंदे की हुकूमत चलती हो, तो उसे हम कहते हैं जी एम्पायर। यार ये क्या मसला है मैम, चेक करें, ये एक और भी है, इन्हें भी आवाज नहीं आ रही। जी यूके आल्सो, यूके भी यूनाइटेड किंगडम है।
अभी शायद मेरी तरफ इंटरनेट का मसला है, या आप लोग अभी सब आप सब लोग बताएं, आप सबको आवाज नहीं आ रही या सिर्फ इन्हीं अकेले को नहीं आ रही? सर आपकी आवाज सबको बिल्कुल क्लियर क्लियर है? है। आपकी आवाज क्लियर है। आप ना देखें मैं करके उनको चलें सॉल्व। ठीक है, अब मैं ना ये इनके टेक्स्ट नहीं देखूंगा। अगर किसी का कोई मसला है तो वो मैम के साथ कनेक्ट कर लें, उनके साथ कॉन्टेक्ट करें, वो आपको बता देंगे। ठीक है। अच्छा, ये हो गई जी आपकी इंपायर। आपको उम्मीद है समझ आ गई। नोमैड्स जिसका कोई घर ना हो, सिविलाइजेशन जहाँ पे लोग इकट्ठे रहना शुरू कर दें, किंगडम कोई डिफाइंड रीजन, मतलब कि एक रीजन अपना चुन लिया और वहां पे रूल अपने मुताबिक कर लिया। उसके बाद इंपायर है जहाँ पे क्या सिर्फ एक बंदे की हुकूमत हो। अब आ जाए जी रिपब्लिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक जो मॉडर्न दुनिया में आजकल टर्म इस्तेमाल हो रही है, और दुनिया में मैक्सिमम रिपब्लिक ही है। अच्छा, रिपब्लिक क्या होती है? जब किसी भी किंगडम या एम्पायर को या किसी भी मुल्क को कोई कानून दे दिया जाए जिसका कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसे रिपब्लिक कहते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान जब बना था 14 अगस्त 1947 में, तो पाकिस्तान के पास टिल 1956 तक कोई इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। उसके बाद फिर आपको पता है कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसके बाद फिर पाकिस्तान का नाम रखा गया था जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये है रिपब्लिक। जब व्हेन, या सिंपल लिखूं यार, आप अपनी वो तमहीदे बांध लेना, मैंने आपको समझा दिया है। किंगडम या एम्पायर गॉट लॉ, लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन। जब कोई भी किंगडम या एम्पायर अपना कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बना लेती है तो उसको हम कह देते हैं जी रिपब्लिक। तो ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि पाकिस्तान कितने साल तक, कितने साल बाद रिपब्लिक बना था या इस्लामिक रिपब्लिक बनता था बना था। तो 9 साल के बाद पाकिस्तान रिपब्लिक बना था। 9 साल तक पाकिस्तान के पास अपना कानून नहीं था। ये सिर्फ वो यूके का बनाया हुआ, ब्रिटिश का बनाया हुआ 1935 के एक्ट के मुताबिक ही चल रहा था। या हल्की फुल्की जो इस्लामी तरजीहात थी, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 7 मार्च 1949 वाली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाली पे कुछ अमल कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होगा, सदर मुसलमान होगा, ये वो दिस दैट। इस पे थोड़ा बहुत वो चल रहा था। बाकी अदरवाइज ओवरऑल जो ये सजाएं आजकल इस्लामी सजाएं और ये जो कुछ बनी है, ये 19 टिल 1956 तक नहीं थी। ठीक है, तो रिपब्लिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिपब्लिक क्या है? जब किसी कोई भी किंगडम या एम्पायर या कोई भी मुल्क अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है, अपना कानून बना लेता है, तो वो बन जाती है जी रिपब्लिक। ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। पाकिस्तान वाली एग्जांपल ही आप दे लीजिएगा, ज्यादा किसी और मुल्क की ना ही दें तो बेहतर है। चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना, या कितने साल बाद बना, या कितने साल तक पाकिस्तान का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ये तरह तरह से पूछ लेते हैं। अच्छा, अब आ जाएंगी डायनेस्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल डायनेस्टी नहीं चल रही है। डायनेस्टी पुराने दौर में होती थी, आजकल ये डायनेस्टी का कंसेप्ट खत्म है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये लफ्ज लाजमी बार बार सुनने को मिलेगा। ये डायनेस्टी ये होती है कि बाप के बाद बेटा बादशाह बनेगा, उसके बाद फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। ये होती है जी डायनेस्टी। या सिंपल इसको ये कहें कि सिर्फ एक खानदान हुकूमत करे, किसी इलाके पर सिर्फ एक खानदान हुकूमत करे, तो वो होती है जी आपकी डायनेस्टी। ठीक है। रूल्ड बाई पार्टिकुलर फैमिली, सिंपल बस इतना लिखिए, रूल्ड बाई पार्टिकुलर फैमिली, कि सिर्फ एक ही फैमिली रूल करे। अच्छा जी, अब बात है डोमिनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आजकल एक तरह से यूज हो रही है, और काफी इलाकों में, या सॉरी दुनिया के काफी टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस गॉट किया हुआ है, हासिल किया हुआ है। डोमिनियन ये होता है कि कोई भी मुल्क, ठीक है रेजनी मैं करता, सॉरी। अच्छा, डोमिनियन ये होता है कि कोई भी एक मतलब के मुल्क बना हुआ है, लेकिन उस मुल्क का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वो किसी और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पूरा का पूरा निजाम अपने मुल्क का चला रहा है। ठीक है, मतलब कि किसी मुल्क का अपना कानून ना हो, लेकिन वो किसी और मुल्क के कानून के तहत अपने मुल्क का निजाम चला रहा हो, तो उसे हम कहते हैं डोमिनियन स्टेटस या डोमिनियन कंट्री। ठीक है। अच्छा, ये आ जाता है जी रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड कंट्री बट रेगुलेटेड बाय
एंड अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अपना उनका कानून ना हो। रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है ये, यहाँ पे ना लाइट की वजह से ऐसा बना रहा है, तो ये आपने समझ लेना। रिकॉग्नाइज्ड के आगे कंट्री, रिकॉग्नाइज्ड कंट्री जो पहचानी जाती है कि ये कंट्री है, लेकिन वो उसमें रूल किसका चल रहा है, वो किसी और मुल्क का चल रहा है। ये आपको काफी मिल जाएंगे। अगर इसमें आप देख ले गिलगित बल्तिस्तान, उनका कोई अपना कानून नहीं है। एक तरह से पाकिस्तान में तो वो है, लेकिन अभी अभी कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ने उसको अपना सूबा माना हो? नहीं, वो भी डोमिनियन स्टेट है। उसके बाद एजेके, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, उनका अपना सदर अपना प्रेसिडेंट है, वो भी डोमिनियन है। लेकिन उसमें कानून किसका चल रहा है? 1973 पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है इन दोनों में। तो ये डोमिनियन स्टेटस है। अब इसी के बाद अगर आपको सेकंड इधर से आ जाए आप, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो ये ओशिनिया में कंट्री हैं छोटी छोटी, वहां पे भी आपको सोमिया, सामुआ आइलैंड, उसके बाद मार्शल आइलैंड, ये काफी आइलैंड ऐसे मिलेंगे जिन जो कि डोमिनियन स्टेटस है, जो कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं या ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आपको काफी मिल जाएंगे। तो ये आपकी बेसिक टर्म थी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अभी रेज कर दें। अभी अगर नोट कर लिए हैं तो बताएं, फिर मैं रेज करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलें जी, आप रेज करते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं जी, इस दुनिया में ये जो साइंस के अकॉर्डिंग, वैसे हमारा इस्लाम कुछ और कहता है, लेकिन आपको पता है मॉडर्न वर्ल्ड है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ कुछ दुनिया के साथ या कुछ कुछ गोरों के साथ भी चलना पड़ेगा। अब गोरों के मुताबिक जो दो पांव वाले इंसान है ना, या इंसान इस लेवल तक या दो पांव तक चलने वाला कैसे बना, तो गोरों की अपनी थ्योरी है, तो वो हमें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन हमारा इस्लाम इसको फॉलो नहीं करता, लेकिन हमें वो पढ़नी पड़ेगी। चलें जी, गोरों के मुताबिक जो सबसे पहला इंसान था ना, वो था जी होमो हैबिलिस। वो था जी, इसे इसको हम नाम देते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। आप अगर हेडिंग देनी है, आपने लिखे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, या इंसानी इर्तिका कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, इंसानी इर्तिका ही कहते हैं उसको, ह्यूमन इवोल्यूशन। गोरों के मुताबिक क्या है जी, सबसे पहला जो इंसान था वो कितने पाँव पे चलता था जी? चार पाँव पे। और वो था कौन? होमो हेबिलिस। ये बस हल्का हल्का आपको बताना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि दुनिया में कैसे कैसे इंसान दो पाँव पे आया है, या किस किस स्टेज से आया है। होमो हेबिलिस ये क्या था जी? चार टांगों पे चलता था, फोर लेग्स। ठीक है, इसकी क्या थी जी? चार टांगों पर। ये डिस्कवर कहाँ पे हुआ था जी? इन अफ्रीका हुआ था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अगर कॉन्टिनेंट में से मजीद कंट्री पूछे तो वो साउथ अफ्रीका में। जो पहला इंसान था दुनिया का, वो साउथ अफ्रीका में पाया गया था, होमो हेबिलिस, जो कि चार टांगों पे चल रहा था। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट अक्सर पूछ लेते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में पहला इंसान पाया गया था, या पहला इंसान था कौन सा, होमो हेबिलिस था। और वो कितने टांगों पे चलता था? चार टांगों पे। बंदर नुमा आप शक्ल कह ले, सिंपल। और उसके बाद वो किस मुल्क में पाया गया था? साउथ अफ्रीका में पाया गया था। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आया जी होमो इरेक्टस। अब इंसान तरक्की करता गया, चार पाँव पे जो था, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ने क्या किया कि इसने नया काम इजाद किया जी, इसने फायर इन्वेंट की, इसने आग इन्वेंट की। इन्वेंट के स्पेलिंग क्या है? यही होंगे। इसने आग इजाद की। ठीक है, होमो इरेक्टस। अब इंसान क्या हुआ, देखे कि जी आस्ता आस्ता ये तरक्की करने लग गया, और फिर ये दो टांगों पे आया, और दो टांगों के बाद फिर ये अक्लमंद होता गया, और अक्लमंद इंसान को मॉडर्न टर्म में कहते हैं जी होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये एक लैटिन टर्म है जी। ठीक है, लैटिन टर्म है, मतलब कि लातीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन टर्म। इटली
कि ये टर्म है जी जिसका मतलब है वाइज मैन, ये सियाना बंदा। ठीक है जी। होमो सैपियंस पहले चार टांगों पे था, उसके बाद उसने आग इजाद की, और उसके बाद फिर वो मतलब कि दो टांगों पे आया, दो टांगों के बाद फिर वो मतलब कि वाइज हो गया, अक्लमंद हो गया उसने। अब लाजिम बात है, जब उसने आग इन्वेंट किया है तो वो आस्ता आस्ता मतलब कि अक्लमंद तो होगा ना। तो वो ये क्या बने, वाइज मैन आ गया। और इसके बाद फिर होमो सैपियंस के बाद मजीद फिर अगर ये जो सब कुछ है, ये जो सब कुछ आपको मैंने बताया है, ये सब कुछ हमें पता कहाँ से लगा कि ये किसकी थ्योरी है, ये किसका कंसेप्ट है, किस गोरे का ये कंसेप्ट है। तो ये जो सब कुछ हमें बताया गया ना, ये हमें मिलता है हर्बर्ट स्पेंसर की एक टर्म थी। हर्बर्ट स्पेंसर एक बंदा था जी, यूके का। हर्बर्ट स्पेंसर, इसकी एक टर्म थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसने ये टर्म दी थी, मतलब इसने आगे मजीद कुछ नहीं बताया था। इसने बस ना कि इंसान ने सर्वाइव सर्वाइव कैसे किया है, इसने सब ये कुछ बताया था। लेकिन इसको एज अ थ्योरी के तौर पे जो बनाया गया था ना जी, वो था जी चार्ल्स डार्विन ने इसको एज अ थ्योरी के तौर पर इस्तेमाल किया। बट यूज एज थ्योरी, थ्योरी के तौर पर इसको किसने इस्तेमाल किया जी, चार्ल्स डार्विन ने। आपने नाम सुना होगा ये। और ये बड़ी, जब इस बंदे ने ये थ्योरी दी थी, तो हमारा जो इस्लामिक मुल्क है, इन्होंने बहुत ज्यादा कंपेन की थी इसके खिलाफ। डार्विन में नीचे लिख देता हूँ, वहां पे आ नहीं रहा। चार्ल्स डार्विन, इसकी जो थ्योरी का नाम है वो था जी, इसकी थ्योरी का नाम था जी ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, ये इसकी जी थ्योरी थी। इसने थ्योरी के तौर पर origin of species। ठीक है जी। तो ये हमने सब कुछ आई थिंक नजर नहीं आ रहा आप लोगों का, मैं रेज करके लिख देता हूँ ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। चले इतना तो आ गया ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। अगर लिख सके तो ठीक है, वरना मैं ना लिख भी देता हूँ आपको। ये रहा जी ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ये जो स्पेसिस थी, इनका ओरिजिन क्या है, ये बनी कैसे है। ठीक है, तो ये चार्ल्स डार्विन ने हमें सब कुछ ये मजीद बताया था। ये जो सारी चीजें ऊपर है ना, ह्यूमन एवोल्यूशन वाली, होमो एबेलस आया, होमो इरेक्टस आया, उसके बाद ये भी इंसान वाइज हो गया, ये सब कुछ हमें, ये ओरिजिन ऑफ स्पेसीज एक थ्योरी है, इस बुक है यहाँ पे, ये इसने बताया था चार्ल्स डार्विन। चलें जी, अब आ जाते हैं जी हम कल्चरल इवोल्यूशन की तरफ। ये तो होगी इंसान दो पांव तक कैसे पहुंचा। अब आ जाए जी कोई जो मॉडर्न दौर चल रहा है, या ये जो सारा का सारा आयरन, मतलब कि आयरन एज चल रही है, इस तक इंसान कैसे पहुंचा। तो इसके लिए एज रट्टे के तौर पे आपको मैं एक टर्म बताता हूँ, वो आप लोगों ने लिख लेनी है। ये ह्यूमन एवोल्यूशन हो गई, ये आप लोगों ने लिख ली होगी। अब आते हैं जी कल्चरल इवोल्यूशन की तरफ से, कि इंसान जो ये आज का कल्चर चल चल रहा है, कि इस कल्चर तक इंसान कैसे कैसे स्टेपों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो अब है जी कल्चरल रिवोल्यूशन। इसके लिए अगर आपने रट्टे के लिए लिखनी है, तो आप सिंपल लिख लें PMNCP। PMNCBI, PMNCBI। ठीक है। अच्छा, P स्टैंड फॉर पैलियोलिथिक एज, इसे हम कहते हैं जी पैलियोलिथिक एज। ठीक है, अब पैलियोलिथिक एज क्या है, इसमें क्या क्या था। ये पैलियोलिथिक एज सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, तो गारों में जो लोग रहते थे ना पुराने दौर में, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत आद अलैहिस्सलाम की कौम के जो लोग गारों में रहते थे ना, तो सबसे पहले उन्होंने जो घर बनाए थे ना, सबसे पहले घर उन्होंने अपने बनाए थे। उनसे उनकी कौम भी गारों में ही रहते थे, पत्थर पत्थर खोद के वो
लेकिन उनकी नस्ल में से फिर कुछ लोगों ने अलहदा घर बनाने शुरू किए। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज को हम लास्ट ग्लेशियल एज भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं लास्ट ग्लेशियल पीरियड या ग्लेशियल एज कह ले सिंपल। अब इसका ड्यूरेशन क्या है? तो इसका ड्यूरेशन है 3.5 मिलियन ईयर से लेकर 1500 बीसी तक। सॉरी, 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। ये सारी बात आज से पहले की बात हो रही है, ये नहीं आपने समझ लेना कि ये आज की बात, ये आज के बाद की हो रही है, ये आज से पहले की बात हो रही है। ईयर से लेकर 11,500 बीसी तक। ठीक है, 3.5 मिलियन से लेकर 11,500। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ना एक कंसेप्ट के तौर पे मैं चीजें बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में थोड़ा ये सालों का हिसाब किताब रहे कि कैसे कैसे इंसान यहाँ तक पहुंचा। और इसको स्टोन एज भी कहते हैं, लास्ट ग्लेशियल पीरियड भी एज कहते हैं, और इसको स्टोन एज भी कहते हैं। ये अक्सर रिपीट हुआ है जी क्वेश्चन कि व्हाट इज स्टोन एज। तो स्टोन एज क्या है जी? पैलियोलिथिक एज को हम स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाए जी। अब ये BC AD का कंसेप्ट अगर आपको है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको अलग से भी दे दूंगा। व्हाट इज BC स्टैंड फॉर व्हाट, AD स्टैंड फॉर व्हाट। तो आज का जो दौर हमारा चल रहा है इसको हम कहते हैं AD, आफ्टर डोमिनो या आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और जो BC है इसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, कि हजरत ईसा अलैहि इस्लाम के पैदा होने से पहले का जो दौर है उसको हम कहते हैं BC। और जो AD जो आज का दौर चल रहा है ये हजरत ईसा अलैहि इस्लाम की, सॉरी डेथ तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उनको अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठाया। तो इस दुनिया के ऊपर हजरत ईसा के ऊपर जाने के बाद का जो दौर है उसको हम कहते हैं जी AD सिंपल। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी मैसोलिथिक एज। मैसोलिथिक एज। ठीक है, मैसोलिथिक एज का जो पीरियड है, अब ये लिखें, ये 11,500 BC से लेकर, एनोडोमिनो भी कहते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे ही कह रहे हैं आप। ये है जी 8,000 BC तक। ठीक है, इसमें जो मैसोलिथिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन आपकी आती है वो है जी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, या इराक वाली सिविलाइजेशन, जो ये आपका है ना अरब वाला मुल्क। ये मैसोलिथिक एज के दौर का अभी तक पाया जाता है। इसकी बेस्ट बेस्ट एग्जांपल क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, I.E मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इराक का पुराना नाम क्या है जी? मेसोपोटामिया। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है, जो कि 1920 में चेंज हुआ था, 1920 में चेंज हुआ था। इसी तरह जो आपका ईरान का नाम है वो फारस था, वो 1935 में चेंज हुआ था। इस तरह श्रीलंका का नाम था जो वो पुराना सीलोन था, जो कि 1972 में चेंज हुआ था। इस तरह बर्मा का नाम था, जो आजकल तो बर्मा को दूसरा म्यांमार कहते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम बर्मा था जो 1978 में चेंज हुआ था। इसी तरह नेम चेंज हुआ, ये आपको मैं सारा करवाऊंगा, लेकिन ये तो बस क्वेश्चन में आ गया ना, तो मैंने आपको बता दिया। मेसोपोटामिया क्या है? ये इराक का पुराना नाम है जो कि 1920 में चेंज हुआ था। अगर आप साथ लिखना चाहें तो आप लिख लें। ठीक है, ये फाइनल स्टेज थी कल्चरल एवोल्यूशन की। यहाँ से फिर आगे मजीद इंसान तरक्की ही करता गया, बेहतरीन से बेहतरीन कल्चर में आता गया इंसान। अब आ जाए जी एन। एन स्टैंड फॉर दी न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज, इसको आप कॉपर एज भी कहते हैं। न्यूलिथिक एज को आप कॉपर कॉपर एज भी कहते हैं, कि इंसान ने क्या किया था, कॉपर को इन्वेंट कर लिया था इस दौर में आके। ठीक है, इसमें इंसान ने क्या किया था जी, कॉपर इंसान ने इन्वेंट कर ली थी। न्यूलिथिक एज इसको इसकी कहते हैं। उसके बाद है जी कैलकुलिथिक एज फॉर। अब ये जी इनके ऊपर वाले कोई जो इनके ईयर्स है ना, अगर आप ना भी याद करें तो मसला नहीं है, कोई भी कभी भी ईयर नहीं पूछते, और ना ही ईयर किसी को कन्फर्म है। ये बस एक ना वक्त मैयर करने वाली बात ही है। अगर आपने नोट्सों में लिख लें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। कैलकुलेटिव एज, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन असल बनता है वो यहाँ से बनता है कि पैलियोलिथिक के बाद कौन सी एज आई, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक के बाद कौन सी एज आई, न्यूलिथिक एज आई। न्यूलिथिक के बाद कौन सी आई, कैलकुलेटिक एज आई। ये पूछते हैं, ये लाजमी पूछते हैं। कैलकुलेटिव एज आई, उसके बाद आई जी बी फॉर ब्रॉन्ज एज।
ठीक है। अब ब्रॉन्ज क्या है, आप सबको पता होगा, ब्रॉन्ज अलाय है। दो मेटल की जो दो मेटल जो मिलकर एक शक्ल बनाती है उसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज एक अलाय है, इट इज अलाय। अलाय किस किस का है जी? ये है जी कॉपर प्लस टिन का। ये कॉपर और टिन का अलॉय है। ठीक है। इट इज अलाय इक्वल टू कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन का ये अलाय है। इस तरह स्टील, स्टील किसका अलाय है? अगर आपको वैसे पूछा जाए तो ये पूछते नहीं है, आप पूछ लेते हैं बल्कि आयरन प्लस कार्बन का। आयरन और कार्बन का स्टील क्या है? ये भी अलाय है। अलाय दो मेटल मिलकर एक अलग मतलब के मेटल बनाती हैं, उसको हम कह देते हैं अलाय। ठीक है, अलॉय। ये स्टील भी इसी तरह स्टील है, वो भी एक अलॉय है। कार्बन प्लस आयरन प्लस टिन, ये मिला के फिर क्या स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाए जी आई। आई स्टैंड फॉर आयरन एज, जो कि आजकल का दौर चल रहा है आपके पास। ये क्या है आपकी आयरन एज, ये लोहे का दौर है जी सारा। इसमें मोस्टली जो आपका क्या है, लोहा चल रहा है, लेकिन इसको भी खत्म किया जा रहा है अभी रिसेंटली, शायद साल 2 साल तक कोई न्यू टर्म आ जाए इस दौर के लिए भी ना। ये जो हिस्टोरियन है या ये जो साइंटिस्ट है, कोई न्यू टर्म इसके लिए आज के दौर के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन जो आज तक चल रही है या अभी जो चल रही है इस दौर को हम कहते हैं जी आयरन एज। ये स्टार्ट होता है, ये अक्सर पूछ लेते हैं, ये 1200 BC से स्टार्ट हुआ था और टिल नाउ अभी तक जो चल रहा है वो ये आयरन एज ही चल रही है। इसको आल्सो हम इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड लेट इंटीग्रेट। ये भी अक्सर पूछते हैं कि आयरन एज को दूसरा नाम क्या गया देगा। इसको दूसरा नाम दे लेट एंटीग्रेट। लेट एंटीग्रेट ये इसका, सॉरी, लेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट एंटीग्रेट ये इसका दूसरा नाम है आयरन एज का। तो देख लें जी, इंसान इस दौर तक ऐसे ऐसे स्टेपों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन होगा वो आप लिख लीजिएगा, मैं आपको ना बाद में समझा दूंगा। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब आ जाए जी हमारा जो असल टॉपिक है, जो हमने एक तरह से वो नाम दिया था जिसको, वो अब हम एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? ठीक है, एस्ट्रोनॉमी हम क्या करेंगे, ये गैलेक्सी, चांद, सूरज, सितारे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ब्रेक करनी है 5-7 मिनट की तो कर लें, अगर पानी वगैरह किसी ने पीना है। स्टार्ट करें या किसी ने? चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अब इतना टाइम भी नहीं है। चलें, अब आ जाते हैं जी हम अपने असल टॉपिक की तरफ। ठीक है। अच्छा जी, हमारा असल टॉपिक था जी एस्ट्रोनॉमी। ये मैंने ना आपको ये इंसान का इर्तिका समझाने का मकसद ये था कि इंसान इस तक कैसे पहुंचा है, और ये जो आपका आजकल का कल्चर है ये आज तक इस तरह कैसे पहुंचा है। असल मकसद ये था आपको, आपको पता चल जाए ना पीछे किस किस हालात से गुजर कर आज का कल्चर बना है या इंसान बना है। अब आ जाते हैं जी हम अपने, ये जो आपकी जमीन है ये कैसे बनी है, इसमें समुंदर कैसे बन गए हैं, इसमें पहाड़ कैसे बन गए, ये सब कुछ कैसे बना। अब ये इसकी तरफ आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए जी आप एस्ट्रोनॉमी। ये वन पेपर के लिए हमने करना है एस्ट्रोनॉमी, तो वन पेपर की हद तक ही रहेंगे, लेकिन मजीद अगर कोई जैसा कि आप में कुछ स्टूडेंट PMS जीके वाले भी हैं, तो उनके लिए ना थोड़ी डिटेल वगैरह भी चाहिए हो तो वो यू कैन डिस्कस विद मी। आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। एस्ट्रोनॉमी आ जाए। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी में अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये समझाता हूँ कि कायनात कैसे बनी, ये पूरी की पूरी दुनिया, सूरज, चांद, सितारे, ये कैसे बने। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये सब कुछ है ना, ये सूरज, चांद, सितारे, जमीन, पहाड़, दरिया, समुंदर, ये सब कुछ ना मिले हुए थे। सब कुछ क्या थे? ये मिले हुए थे, ये जस्ट एक नुक्ता थी। ये सब कुछ एक नुक्ता थे। ठीक है, ये सब कुछ। अच्छा, अभी नोट्स बनाने का मैं तरीका आपको बता दूं कि नोट्स बनाने आपने कैसे हैं। अभी जो कुछ मैं ये बोल रहा हूँ ना, आपने ये सब कुछ लिखना है पहली दफा जब आपने नोट्स बनाने हैं। अगर आप में से बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाले लड़के या लड़कियां हैं तो आपने
बिल्कुल मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज लिखना है। अभी आपने लिखना है, लेकिन जब दोबारा फिर आप इनको रिवाइज करेंगे, फिर उसमें से सम अप करके आपने अपने नोट्स बनाने हैं कि अगर मैं ये पॉइंट याद रखूं तो मुझे पिछली सारी स्टोरी याद हो जाए। ठीक है, ये आपके जहन पर डिपेंड करता है सारा। इंशाल्लाह मैं आपके जहन में डेटा ये सारा का सारा घुसाऊंगा, जैसे मर्जी घुसाऊं, जैसे मर्जी मैं स्टोरियां बनाऊं, स्टूपिड सी स्टोरियां बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको आपके जहन में डेटा घुसाऊंगा जरूर। ठीक है, तो ये सारी, ये अभी आपको नोट्स बनाने का बता दिए कि मैं जो जो बोलूं आपने ये सब कुछ एक दफा लिखना है, चाहे उर्दू में लिख लें, इंग्लिश जरूरी नहीं है, लिखना है। उसके बाद फिर आपने जब सब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने 15 से 20 दिन दे के ना आपने क्या करना चाहिए, ये सब कुछ अलग-अलग करना है। ठीक हो गया जी। सॉरी यार। अच्छा, तो ये आपको नोट्स बनाने का पता चल गया। अब आ जाए जी एस्ट्रोनॉमी में। क्या था जी, सूरज चांद सितारे जमीन पहाड़ सब कुछ क्या थे, मिले हुए थे। ये क्या था जी, एक तरह से एक बाउल सी बनी हुई थी या एक नुक्ता थी, उसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी थी, ये सब कुछ क्या था जी, सिंगुलैरिटी थी। और ये कितने साल पहले की बात है, ये बात है जी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। बी स्टैंड फॉर बिलियन। यहाँ पे अगर मैं आपको बिलियन मिलियन ट्रिलियन का कंसेप्ट दूं, भी अक्सर आजकल बीपीएससी वाले बड़े स्टूपिड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये क्या होते हैं। अगर इसकी मैं आपको सिंपल टर्म बना के बताऊं ना कि बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है, इसमें कितनी कितनी जीरो आती हैं, तो वो आप यहाँ से याद रखें। ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं पेपर में, क्योंकि बिलियन का आपको पता ही उस वक्त चलेगा जब, अब मैं आपको बताऊंगा। पहले वैसे आपको बिलियन तो मोस्टली का नहीं पता होगा। मैथ मैथ वाले स्टूडेंट या इंजीनियरिंग जो है उनको तो पता होगा, वैसे नहीं पता होगा। पहले है जी 1,000, 1,000। ठीक है, उसके बाद है जी 1 मिलियन, उसके बाद है जी 1 बिलियन, उसके बाद है जी 1 ट्रिलियन। तो जो 1,000 होता है उसमें 3 सिफरें होती हैं, 10 की ताकत 3। ठीक है, एक के आगे 3 सिफरें होती हैं। और जो मिलियन है इसमें दस, एक के आगे 6 सिफरें होती हैं। और जो बिलियन होता है इसमें 10 आगे 9 सिफरें होती हैं। और जो ट्रिलियन है इसमें 12 होती है। अब ये पहाड़ा बन गया, 3, 6, 9, 12। ठीक है, ये 1,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये मैक्सिमम पूछा जाता है। ट्रिलियन, ट्रिलियन में कितनी सिफरें होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक के आगे 12 सिफरें होंगी तो क्या बनेगा, ट्रिलियन बनेगा। बिलियन का 10 के आगे 9। ये आउट ऑफ टॉपिक था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जीके में आ जाता है। तो ये आपने करना है, इसी तरह हमने सब कुछ करना है। जो जो चीजें साथ साथ मिलती जाएंगी वो आप लोगों ने करनी है। और ये आपने स्टोरी बना के सब कुछ याद करना है। जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी बताया सिंपल कि 13.8 बिलियन ईयर अगो सब कुछ, ये कायनात क्या थी, सम अप थी, सब कुछ मिला हुआ था, सिंगुलरिटी थी, एक पॉइंट था। ठीक है, एक नुक्ता थी, ये सब कुछ, ये सारी की सारी कायनात क्या थी, सिंगुलरिटी मीन नुक्ता। नुक्ता थी, ये सब कुछ क्या थी, मिले हुए थे, ये सब कुछ एक नुक्ता थी। उसके बाद क्या किया, इस कायनात ने या इस नुक्ते ने फैलना शुरू कर दी। इसने क्या किया जी, यहाँ यहाँ वहां इसने फैलना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, फैलना शुरू कर दिया। फैला क्यों, क्योंकि अब इसमें गैसेस थी अलग अलग के, इसमें रोज बरोज धमाके होते थे, गैसेस थी इसमें, तो इसने क्या किया, ये फटना शुरू हो गया, फैलना। अपनी डायनेस्टी पर ये काम कायम नहीं रह सका। डेंसिटी, सॉरी डायनेस्टी नहीं, डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता होगा, फिजिक्स में कंसेप्ट है इसका, मैथ्स और वाली। ये अपनी डेंसिटी पर, डेंसिटी पर कायम ना रह सकी और एक्सपैंड और एक्सप्लोजन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इस कायनात ने क्या किया, एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और एक्सप्लोजन करना, धमाका करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई हैं। इस पूरी बात में दो बातें, दो थ्योरी आपकी कंप्लीट करेंगे जी। कायनात का एक्सपेंड
एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड व्हाट एंड एक्सप्लोजन ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड व्हाट। ये दो थ्योरी आपकी यहाँ पे क्लियर हो गया। एक्सपेंशन ऑफ जो थ्योरी थी इसको हम कहते हैं हबल थ्योरी। हबल थ्योरी, एडविन हबल इसका पूरा नाम था जी। हबल थ्योरी ये अमेरिकन था। इसने ये थ्योरी दी थी कि ये जो कायनात आजकल बनी है सिंगुलैरिटी थी, उसके बाद इस कायनात ने फैलना शुरू किया। तो ये जब कायनात फैली है तो ये आजकल की जो शक्ल है ये इस वजह से ये बनी है कायनात, इस सिंगुलैरिटी के फैलने की वजह से। इस थ्योरी को हम कहते हैं जी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड हबल थ्योरी। और उसके बाद एक्सप्लोजन, ये तो मोस्ट आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं जी बिग बैंग थ्योरी। एक बड़ा धमाका हुआ और ये जो मौजूदा कायनात है ये आपकी वजूद में आ गई, जिसको हम कहते हैं जी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये किसने दी थी? हबल ने। ये अमेरिकन था, यूएसए का था। और जो ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी ये पूछते हैं जी अक्सर, ये मैं आपको बता देता हूँ सबका सब। बिग बैंग थ्योरी दी थी जॉर्ज लिमाट्रे ने। इस बंदे का नाम है जी जॉर्ज लिमाट्रे। जॉर्ज लिमाट्रे, ठीक है। अब ये कौन था जी? ये बेल्जियम का रहने वाला था। बेल्जियम, ये यूरोप का कंट्री है। बेल्जियम प्रीस्ट था ये। अब ये प्रीस्ट अपने आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं ना मौलवी, कारी, हाफिज, उसके बाद मुफ्ती, इसी तरह ईसाइयों में भी होते हैं, जिसमें फादर आ जाता है, उसके बाद वो प्रीस्ट बनेगा और उसके बाद फिर वो पोप बनेगा। उनके भी अपने मौलवी हैं ईसाइयों के, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड के टॉपिक में। लेकिन फिलहाल आपने बस इतना याद रखना कि बेल्जियम प्रीस्ट था। प्रीस्ट मतलब सिंपल आप याद रखें कि चर्च में रहने वाला था। अब इसने ये थ्योरी दी कब है? ये 1927 की बात है। 1927 में इसने हमें ये बिग बैंग थ्योरी दी थी कि एक्सप्लोजन ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी given by George Lemaitre. George Lemaitre is a Belgian priest. He gives us theory in 1927. इसने 1927 में हमें ये थ्योरी दी। ठीक हो गया जी, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब आ जाएं जी आगे। अब 12.8 बिलियन ईयर्स अगो ना, जो आजकल की ये दुनिया है ना, ये कायनात है, ये इस तरह नजर आनी शुरू हो गई थी 12.8 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब कि जो मौजूदा कायनात है ये जो हमें नजर आना शुरू हुई थी, कब नजर आना शुरू हुई थी? 12.8 बिलियन ईयर्स अगो ये मौजूदा कायनात हमें नजर आना शुरू हो गई थी। ये मैं रेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं ये बताइएगा थोड़ा। चलें वो अगर किसी का कुछ रह जाता तो फिर मैं इन्हें बता देते हैं कि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए। मैम सुन रही हैं आप? सर मिलेंगी रिकॉर्डिंग्स। हाँ फिर ठीक है। अगर मतलब कि अभी आप सिंपल लिखते जाएं, अगर जब आपका जो कुछ पॉइंट रह जाए तो आप वो मैम से रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आपको वो ना वहां से सुन के दोबारा आप स्टोरी आपके जहन में आ जाए। अच्छा, जो आजकल की मौजूदा कायनात है ये कब ऐसी नजर आना शुरू हो गई थी? 12.8 बिलियन ईयर्स अगो। 12.8 बिलियन ईयर्स अगो आपकी जो कायनात है ये लुक लाइक टुडे। ठीक है, ये क्या थी जी? अगो यूनिवर्स लुक लाइक टुडे। 12.8 बिलियन ईयर्स अगो जो आपकी कायनात है ये आज की तरह दिखना शुरू हो गई थी। और फिर क्या होता है जी? एक नेबुला फॉर्म होता है। नेबुला, नेबुला बनता है। नेबुला क्या है? नेबुला स्टैंड फॉर व्हाट या व्हाट इज नेबुला? अच्छा, नेबुला क्या है जी? नेबुला ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं बहुत बार पेपर में आता है, मोस्ट रिपीटेड है। ये नेबुला क्या है जी? ये है जी आपका जो ये बादल है ना, इनका झुरमट जो है, ठीक है, क्लस्टर ऑफ क्लाउड इसे कहते हैं। सिंपल है, यहाँ पे मैं लिखूं, ये है जी आपका क्लस्टर ऑफ क्लाउड। ये क्लाउड का क्या है? झुरमट। क्लस्टर कहते हैं झुरमट को। क्लस्टर ऑफ क्लाउड भी इसे कहते हैं, या इसे कहते हैं ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, बहुत सारी गैसें और ये गिरदो गुबार मिलके जो एक ना एक नबूला सा बनाते हैं ना, उसे नबूला कहते हैं। सॉरी, एक जुर्मट सा बनाते हैं। जो बहुत सारी गैसेस और ये गिरदो गुबार मिलके जो एक चीज बनाते हैं ना, उसे आप कह देते हैं जी, एक जुर्मट बनाते हैं, उसे हम कह देते हैं जी नेबुला। ठीक है,
यूनिवर्स जो आपकी है वो भी यहीं से बनी है, आपके इसी नेबुला से ही आपके चांद, सूरज, सितारे, गैलेक्सी, ये सारे के सारे आपके नेबुला से ही बने हैं। ठीक है, नेबुला यूनिवर्स क्रिएटेड फ्रॉम हेयर, आपकी जो यूनिवर्स है ये भी यहीं से बनी थी, यहीं से बनी यूनिवर्स, यहीं से बनी। ठीक है, आपकी यूनिवर्स भी यहीं से बनी। अच्छा, अब आ जाएं जी, अब इसमें यूनिवर्स में मजीद हम चीजें पढ़ेंगे जो आपकी हैं, वो हम पढ़ेंगे इसमें, आपकी स्टार को पढ़ेंगे, या सिंपल मैं आपको लिखूं सोलर सिस्टम पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें, सोलर सिस्टम पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सोलर सिस्टम बस पूरा आ जाएगा, सिंपल सिंपल, इसके बाद ये रखेंगे गैलेक्सीज वगैरह भी पढ़ेंगे इसमें, सोलर सिस्टम और जो एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा जो नजदीक तीन हमारी गैलेक्सी के नजदीक जो नजदीक तीन गैलेक्सियां है ना, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी ये जो आपकी ये है ना, आपका ये जो सूरज है और जो जमीन है, ये सिर्फ एक गैलेक्सी है, और इस तरह की इस कायनात में अल्लाह ताला ने बेशुमार गैलेक्सी बनाई है, और वो इस गैलेक्सी से लाखों गुना बड़ी है। यहीं से आप आइडिया लगा लीजिएगा कि अल्लाह ताला की जात कितनी गफूर और रहीम है, और कितनी अजीम है, कितनी बड़ी जात है। अभी देखें, आपकी जमीन आप एक अकेले नहीं घूम सकते, और उसमें चांद सूरज तो बहुत दूर की बात है, और इससे बेशुमार बड़ी कायना गैलेक्सी हैं आपकी इस कायनात में, इस यूनिवर्स में। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए जी मजीद गैलेक्सी को अगर आपने पढ़ना है तो वो गैलेक्सी पढ़ते हैं, गैलेक्सी फिर सोलर सिस्टम बाद में करें, क्योंकि सोलर सिस्टम एक खास टॉपिक है, तो उसको हम थोड़ा सा ना बाद में लेंगे, पहले गैलेक्सी पढ़ लेते हैं, गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी, व्हाट इज गैलेक्सी? को क्लस्टर ऑफ स्टार कहते हैं। गैलेक्सी क्या है? ये सूरजों का झुरमुट है। स्टार, ये सितारों का झुरमुट इसे हम कह लें, क्लस्टर ऑफ स्टार। हमारे स्टार का नाम क्या है? स्टार हमारा एक ही है, सन, सूरज। ठीक है, या सिंपल आपको मैंने आपको जिस तरह मैं बताना कि सूरजों का झुरमुट आप भी कह लें, और उसके बाद या सितारों का झुरमुट कह लें, ये लेकिन जो पेपर में पूछते हैं वो क्लस्टर ऑफ स्टार पूछते हैं। व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी स्टैंड फॉर व्हाट, ये है। और जो हमारी गैलेक्सी है वो है कैसी? हमारी गैलेक्सी है जी स्पाइरल। ठीक है, ये स्पाइरल है, और गैलेक्सी स्पाइरल। स्पाइरल, अभी स्पाइरल में आपको बताऊं तो हमारी कायनात ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे घूमती जाएगी ऐसे, ये हमारी कायनात ऐसी है। और ये क्या है? मिल्की वे है। इसका वे क्या है? ये मिल्की वे, ये देखें इसके मिल्की वे हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ टच नहीं करते। अभी ये देखें, जैसे वो यहाँ पे प्लैनेट्स आ जाएंगे, वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, मतलब कि ये क्या है? मिल्की वे है। इसका वे क्या है? हमारी गैलेक्सी का वे क्या है? मिल्की वे है। और पाथ क्या है? पाथ इलिप्टिकल है। अब में जो मैथ के स्टूडेंट है उनको पता होगा व्हाट इज इलिप्टिकल पाथ, सॉरी इलिप्टिकल, ये सारी बातें पूछते हैं ये, यार ये नहीं नजर आ रहा। अच्छा चले, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलिप्टिकल, यहाँ पे मैं पाथ लिख देता हूँ। पाथ क्या है? इलिप्टिकल पाथ है इसका। ठीक है, और नियरेस्ट, हमारी गैलेक्सी के नजदीक नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, ये लिख लिया आप लोगों ने? थोड़ा चलो मैं ऊपर से कर देता हूँ। हमारी गैलेक्सी के नजदीक तीन, इस पूरी इतनी बड़ी गैलेक्सी के नजदीक तीन जो गैलेक्सी है उसे हम कहते हैं जी एंड्रोमीडा। नजदीक तीन गैलेक्सी कौन सी है, या नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है हमारी गैलेक्सी के? नियरेस्ट कौन सी है? एंड्रोमीडा। हमारी गैलेक्सी के नजदीक तीन गैलेक्सी एंड्रोमीडा। और उसके बाद ये गैलेक्सी के अबाउट इतना ही है। अब रह गया पीछे सारा आपका सोलर सिस्टम के, सोलर सिस्टम में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। सोलर सिस्टम मैंने आपको बताया वास्ट टॉपिक है। मैम क्लास कितनी चलनी है, घंटा 1.5 घंटा कितनी चलनी है, थोड़ा ये बताइएगा। सर 9 बजे एंड करनी है। जी, 9 बजे एंड कर दें। 9 बजे चलें, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट इनके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अभी क्वेश्चन क्यूरी सेशन है आपका, आपके पास टाइम है, जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लें, सोलर सिस्टम कल करें।
कोई किसी का है तो क्वेश्चन लिख दें आप ना। अच्छा, किंगडम और एम्पायर में डिफरेंस क्या है? यार किंगडम में ये है कि एक खास एरिया डिफाइन करके हुकूमत की जाती है, लेकिन एम्पायर में क्या है कि एम्पायर में एरिया डिफाइंड नहीं होता। आप जहां पे भी जाएंगे अपने बादशाह का नाम लेंगे। अगर मैं एक बड़ी एग्जांपल दूं तो रोमन एम्पायर, द ग्रेट रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर देखिए वो यूरोप से स्टार्ट हो रही थी और ये एशिया तक चल रही थी, और एशिया के बाद फिर वो अफ्रीका तक गई। अब किंगडम देखें, किंगडम इतनी बड़ी नहीं होती, या सिंपल अगर कह लें तो एम्पायर बड़ी होती है, किंगडम छोटी होती है। आप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया आप देख लें, तो वो क्या है, छोटी है, और जब एम्पायर की बात की जाए तो एम्पायर कितनी बड़ी होती है। ठीक है, होप्स हो के क्लियर हो गया होगा आपको। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव। ठीक है सर, किंगडम एंड डायनेस्टी में हाँ, किंगडम एंड डायनेस्टी ये गुड है। अच्छा, किंगडम, हाँ, डायनेस्टी ये है कि किसी भी एरिया में एक ही खानदान की हुकूमत चलेगी, और किंगडम में क्या है कि खानदान बदलता रहेगा, बाप के बाद बेटे वाला कंसेप्ट नहीं है किंगडम। यही मेन डिफरेंस है। हाँ, डोमिनियन की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, गिलगित बल्तिस्तान ले लें, बड़ी एग्जांपल है। उसके बाद पुलाओ, एक कंट्री है पुलाओ, ये आपके इंडियन ओशियन में है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में वो कंट्री है पुलाओ, वो भी आपका डोमिनियन स्टेटस रखती है। चलें जी, और कोई? हाँ, ये कायनात कैसे स्टार्ट हुई है, ये भी थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज आई थी इसके बारे में। रिपब्लिक, रिपब्लिक जो थी वो आपको जब कोई भी एम्पायर या किंगडम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले कि इस मुल्क में आपने कौन कौन से कानूनों के तहत रहना है, कि ट्रैफिक के कानून तोड़ने हैं नहीं तोड़ने हैं, किस कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारनी। रजा मुस्तफा, ये आपको मैंने बताया है कि ये जो सब कुछ है ये भी आपको थ्योरीज के मुताबिक ही पता चला है। आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स के स्टूडेंट अगर कुछ हैं तो उनको पता होगा, वो ये न्यूटन और आइंस्टाइन इन्होंने ये थ्योरीज दी थी, उनमें सारा कुछ पता चला है आपको। यार लैंडलॉक्ड कंट्रीज कहाँ पे आ गई? टोटल 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, 44 है टोटल। यार मेरा टेस्ट ना लें आप, मुझे इतना नहीं आता। अच्छा, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 9:30 पे जो है एसए की क्लास होगी सेम लिंक के साथ। लिंक अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बट जो लिंक आप लोगों को ऑलरेडी मिला हुआ है उसी लिंक पर आपकी जो है ना 9:30 पे क्लास होगी एसए की सर हमजा के साथ। तो आप सब वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं आज। और जिन बच्चों ने इस सेशन के रजिस्ट्रेशन करवानी है, मैं नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ, आप लोग मुझे वहां पे कांटेक्ट कर लें। चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करते हैं क्लास को। फीडबैक आप मैडम को दे दीजिएगा अगर किसी, हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि कैलकुलेटर में कैलकुलेशन बिगिन हुई। हाँ, कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसा ही है, कैलकुलेटर में आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन बिगिन हुई। पीएमएस का पेपर आपके होप्स हो के जून या जुलाई में हो जाएंगे। आप ये असद साहब, ये आप ना मैम से कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आपको बता देंगे क्या फीस है और क्या है। आप नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लें, आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर दें, क्लास में एंड कर रही हूँ। चलें ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। हाँ, मिल्की में मैंने आपको बताया कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे कभी, ये एक अपने सर्कल में ही घूमते रहेंगे, जैसे जमीन है, जमीन अपने सर्कल में ही घूमती है, कभी भी अपने मैदार से बाहर नहीं जाएगी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। फीडबैक आप मैम को दे दीजिएगा।